ठीक है, इसका कुछ नया वर्जन आया है जून का लगता है, इसमें अब ऊपर ये आता है रिकॉर्डिंग का। तो देखते हैं इसमें आगे हम लोग क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखने के टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में उसी टाइप से रहता है। मैं बहुत ज्यादा इसको यहाँ पे ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन भी कम रहता है, बट फिर भी यहाँ पे देखें क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर भी जो डीजनरेसी होता है डी ऑर्बिटल्स का, वो यहाँ पे लॉस हो जाता है, यहाँ पे लिफ्ट हो जाता है इस केस में। यहाँ पर देखना है इस केस में, तो यहाँ पर भी अगर कहीं पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आ रहा है, इसमें भी क्या रहेगा डी ऑर्बिटल्स। तो डी ऑर्बिटल्स अगर इसमें भी कहीं पे आ रहा है इस टाइप से, अब यहाँ पे देखो अगर डी ऑर्बिटल्स आ रहा है 1 2 3 4 5, अभी क्या रहा है यहाँ पे है, मान लो कि मेटल फ्री आयन है, डी ऑर्बिटल्स इन अब्सेंस ऑफ लिगेंड। डी ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल्स इन फ्री मेटल आयन, जब लिगेंड्स के अब्सेंस में डी ऑर्बिटल्स इन फ्री मेटल, दैट मीन्स वो लिगेंड्स के साथ बॉन्डेड नहीं है, तो उसका जो डी ऑर्बिटल्स जो भी है, तो पांचों डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। अभी डी जनरेट है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे, अब इसमें अगर कुछ एनर्जी इसको दिया जाए यहाँ पे, इसमें अगर कुछ एनर्जी अगर आता है यहाँ पे 1, देख लो यहाँ पर भी 2 3 4 5, अब यहाँ पर भी क्या होता है इस केस में, स्फेरिकली सिमेट्रिक लिगेंड्स अगर प्रेजेंट हो, स्फेरिकली सिमेट्रिकल लिगेंड्स, स्फेरिकली सिमेट्रिकल लिगेंड्स अगर आ रहा है, तो उसका एनर्जी जैसे अगर स्फेरिकली सिमेट्रिकल लिगेंड्स अप्रोच करता है वहां पे, तो डी ऑर्बिटल का एनर्जी तो कुछ ज्यादा हो जाता है। ये जो मैं दिखा रहा है ये क्या रहा था, इसमें एनर्जी का बेसिकली इसमें कुछ एनर्जी उसका इंक्रीज कर जाता है। अब क्या होता है यहाँ पे है, जब 4 लिगेंड्स यहाँ पे और आ जाता है इस केस में यहाँ पे, तो इसमें जो डी ऑर्बिटल है, मैं इसको 4L लिख देता हूँ शॉर्ट में, यहाँ पे L फॉर लिगेंड। इसमें जो डी ऑर्बिटल्स आ रहा है तुम्हारा ये स्फेरिकली सिमेट्रिक लिगेंड्स में, तो एनर्जी सेम ही है, डी जनरेट ही है अभी। लेकिन जब 4 लिगेंड्स इसको स्फेरिकली सिमेट्रिकली अप्रोच नहीं कर रहा होता, यहाँ पे है दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है इस केस में, यहाँ पर भी है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, ध्यान से देखोगे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, मैं इधर समझा देता हूँ उसके बाद नोट डाउन करोगे, इसको भी नोट नहीं करना इस पार्ट को यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या रहा था, वहां पर भी इसी टाइप से आ रहा था, वहां पे 5D ऑर्बिटल्स था वहां पे। ऑक्टाहेड्रल के केस की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो ऑक्टाहेड्रल में मैंने जो वहां पे दिखाया था 3 नीचे आ रहा था, और ये 3 नीचे कौन कौन सा था ऑर्बिटल, अगर कुछ याद हो, ये कौन कौन सा ऑर्बिटल? DXY, DXZ। तो ये DXY, DYZ और DXZ, दैट मीन्स कौन, उसको कौन सा सेट ऑफ ऑर्बिटल बोलते थे हम लोग यहाँ पे? नॉन एक्सियल या T2G ऑर्बिटल, सही है। अब ऊपर जो था वो क्या था, EG, दैट मीन्स ये ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, EG। और ये क्या था यहाँ पे, DX2 Y2 DZ2। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इसमें जो था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में DXY DYZ DXZ नीचे क्यों था, और ये DX2 Y2 DZ2 ऊपर क्यों जाता था, क्या रीजन था इसका? कुछ याद हो, मैंने बता रखा है, बताओ कोई एक बताओ, अनम्यूट करके बताओ। along the axis आता है। तो ये बिल्कुल इसमें यहाँ पे, हाँ इसमें सोचना बताना ये था एग्जैक्ट रीजन कि सर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल को, वो अलोंग द एक्सिस अप्रोच करता है, एक्सिस के अलोंग ही वहाँ पे लिगेंड्स अप्रोच करता है। कि कोई भी यहाँ पे हम लोग कर चुके थे इस टाइप से, यहाँ पे ये क्या था, ऑक्टाहेड्रल यही था यहाँ पे है।
और ऑक्टाइडल ये था, ये जो भी आ रहा था L1 L2 L3, ये L3 L4 L5 और L6। तो इन केस ऑफ ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स इसमें जो लिगेंड्स अप्रोच करता था सेंट्रल मेटल को, वो कैसे अप्रोच करता था अलोंग द एक्सिस, क्योंकि ये एंगल क्या है 90, ये भी एंगल 90, ये भी 90, और ये जो परपेंडिकुलर है अपवर्ड L5 और परपेंडिकुलर डाउनवर्ड L6, उसके बीच का भी एंगल क्या है 90। तो जैसे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में एंगल क्या होता है 90, उसी तरह यहाँ पर हर एक के बीच में 90 डिग्री एंगल है। दैट मीन्स इन केस ऑफ ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस जो लिगेंड्स अप्रोच करता था वो एक्सिस के अलोंग ही करता था, और जब एक्सिस के अलोंग ही अप्रोच करेगा लिगेंड्स, इसमें जो एक्सियल ऑर्बिटल्स था, जो कि एक्सियल ऑर्बिटल क्या था dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, इसके साथ रिपल्सन ज्यादा हो जाता था लिगेंड्स का, और रिपल्सन ज्यादा होगा इस ऑर्बिटल के साथ, दैट मीन इसका एनर्जी जो था वो ज्यादा हो जाता था, और ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल था T2G, उसके साथ उतना रिपल्सन नहीं हो पाएगा, और रिपल्सन अगर कम होता है यहाँ पे लिगेंड्स के साथ, इसका एनर्जी कम होगा, दैट मीन्स ये नीचे आ रहा था एवरेज एनर्जी लेवल से, जब बेरी सेंटर नाम देते थे इसको, उससे कम था और इसका उससे ज्यादा था वहां पे। ऐसा ही कुछ लॉजिक यहाँ पर भी सोचना है। यहाँ पर एक पॉइंट में लिख देता हूँ इस केस में कि इन केस ऑफ, अब यहाँ पे देखोगे क्या टेट्राहेड्रल आ रहा है, तो टेट्राहेड्रल अगर है यहाँ पे, एक दूसरे के बीच में एंगल क्या होगा यहाँ पे जो लिगेंड्स आ रहा है, यहाँ पे हर एक लिगेंड्स के बीच का एंगल क्या रहेगा इसमें 109.4 109.5 109.5 डिग्री, सही है। इसमें जो एंगल है किसी भी दो लिगेंड्स के बीच में वो 109.5 आ रहा है, 90 नहीं आ रहा है यहाँ पे, और जब ये 90 नहीं आ रहा है इस केस में यहाँ पे है, ये क्या होगा इस केस में, दैट मीन्स इसमें जो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जो लिगेंड्स अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल में, ये सेंट्रल मेटल को, वो बिटवीन द एक्सिस रहेगा, ये अलोंग द एक्सिस नहीं हो पाता यहाँ पे, इसमें क्या रहेगा ये बिटवीन द एक्सिस। और भी इसको थोड़ा समझो, अगर यहाँ पे एक्सप्लेन मैं करूँ इस केस में, देखिए इस टाइप का कोई आ रहा है यहाँ पे, और मान लो कि यहाँ पे दो लिगेंड्स आ रहा है इस केस में, एक लिगेंड्स इधर और एक लिगेंड्स यहाँ पे आ रहा है L2, और ये हमारा XYZ आ रहा है यहाँ पे, XY कोऑर्डिनेट है ये, और ये L1 और L2 के बीच में एंगल क्या रहेगा यहाँ पे 109.5 109.5 में, इसको अप्रोक्स 110 मान लेता हूँ यहाँ पे, ये क्या 110 अप्रोक्स में मान लेता हूँ 110। अब ये L1 L2 आ रहा है, पूरा आ रहा है यहाँ पे 110, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल आ रहा है यहाँ पे, तो ये 110 है, तो ये जो एंगल होगा अप्रोक्स 55 डिग्री होगा इधर भी, और इधर भी क्या रहेगा ये 55 डिग्री है, 110 आ रहा है। ये जो 55 डिग्री आ रहा है, अब इस एक्सिस को अगर देखो जहां से हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं, तो इसके जो एक्सियल ऑर्बिटल्स था वाई वाला जो आ रहा है, जो भी एक्सिस के अलोंग आ रहा है, तो उससे जो इसका एंगल आता है वो क्या है 55 डिग्री। तो अगर इससे 55 डिग्री है तो क्लोज किससे रहेगा यहाँ पे, और ये जो वाई वाला हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो एक्सियल ऑर्बिटल्स रहता है बेसिकली यहाँ पे ईजी ऑर्बिटल एक्सियल, तो उससे क्या रहता है 55 डिग्री एंगल पे, और जो T2G ऑर्बिटल से रहता है, तो ये अगर 55 है तो T2G जो ऑर्बिटल्स होगा उसके साथ लिगेंड्स का जो एंगल आता है ऑलमोस्ट वो 35 आ जाता है वहां पे। दैट मीन्स यहाँ पे इतना चीजें याद नहीं रखना, वो मैं समझाने के बस बता रहा हूँ। इसमें याद रखना है कि जो लिगेंड्स जो अप्रोच करता है वो जो T2G और ये जो T2G ऑर्बिटल्स है जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स रहता है उससे दूर आता है यहाँ पे है, वो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे है। इस केस में जो रहता है ईजी ऑर्बिटल्स उससे एंगल 55, और जो T2G ऑर्बिटल्स है वो क्या रहता है वहां पे 35 डिग्री एंगल के अप्रॉक्स हो पाता है वहां पे। दैट मीन्स जो लिगेंड्स होता है वो T2G ऑर्बिटल के नजदीक रहता है, इसको इस तरह देखना था, और जिसके नजदीक रहता है वहां पे दैट मीन्स उसके साथ ज्यादा रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा पॉइंट बस नोट कर लेना था, इतना ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। सिंपली इसमें एक याद रखना है कि ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स कैसे अप्रोच करता था अलोंग द एक्सिस,
और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड से अप्रोच करता है वो बिटवीन द एक्सिस, और जब बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करता है वहां पे, तो जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होगा उसके साथ इसका रिपल्सन ज्यादा होता है वहां पे। मैं नोट इधर लिख देता हूँ यहाँ पे, इन दिस अरेंजमेंट या द अप्रोच ऑफ द लिगेंड्स, the approach of the ligands is oblique with respect to axis. That means between the axis बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग, एग्जैक्टली between the axis नहीं होता बट between the axis, और between the axis आ रहा है यहाँ पे, that means therefore किसके साथ रिपल्सन ज्यादा होगा, T2G वाले के साथ या EG वाले के साथ? T2G. T2G, therefore T2G orbitals will experience greater repulsion. T2G orbitals will experience greater repulsion from the ligands. और रिपल्सन ज्यादा होगा वहां पे है फ्रॉम द लिगेंड्स, और कर लोगे इन कंपेरिजन टू EG ऑर्बिटल। यहाँ पे बस दोनों में एक ये डिफरेंस है इस केस में, यहाँ पे क्या था, ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स में EG ऑर्बिटल दैट मींस एक्सियल ऑर्बिटल का रिपल्सन ज्यादा था तो वो ऊपर जाता था, और इसमें जो ऊपर जाएगा वो कौन सा जाएगा, T2G, क्योंकि T2G ऑर्बिटल के साथ लिगेंड्स का ज्यादा रिपल्सन है, दैट मींस उसका एनर्जी ज्यादा होगा, और उसका अगर एनर्जी ज्यादा है इसमें T2G ऑर्बिटल ऊपर दिखाना है यहाँ पे T2G, और नीचे क्या रहेगा, फिर दो ही ऑर्बिटल रहेगा जो कि क्या रहेगा इसमें EG का। बस इसमें यहीं पे सोचना था, बाकी कुछ भी नया नहीं है इसमें यहाँ पे। अब देखना यहाँ पे, तो ये जो सेंटर है ये क्या एवरेज एनर्जी लेवल है यहाँ पे, या इसको क्या बोलते हैं तुम लोग, बेयली सेंटर। अब देखो इस केस में इस दोनों बीच का जो डिफरेंस है यहाँ पे, तुम लोग क्या चीज से इंडिकेट करता है यहाँ पे, डेल टी का मीनिंग क्या यहाँ पे है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, T फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे डेल टी क्या है वो खुद से लिख सकते हो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे और भी इसको स्पेसिफिक अगर लिखा है हम लोग यहाँ पे, तो ये वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, कुछ यहाँ पे सोच सकते हो, यहाँ पे बताओ ये -0.6 सही है, -0.6 डेल टी, और ऊपर कितना आ जाएगा फिर यहाँ पे, +0.4 डेल टी, सही है। अब इसमें जबकि ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स में उल्टा था, क्योंकि वहां पे ये ऑर्बिटल्स भी उल्टा था उसमें, यहाँ पे 0.6 इंटू 2 माइनस में -1.2, और ऊपर 0.4 इंटू 3 प्लस में 1.2, इस टाइप से ये आ रहा है यहाँ पे। इसमें बस एक ही पॉइंट याद रखना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये एनर्जी आ रहा है इस केस में यहाँ पे है, इसमें एक ही पॉइंट याद रखना है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड से अप्रोच करता है वो बिटवीन द एक्सिस, एग्जैक्टली बिटवीन द एक्सिस नहीं होता है बट वो बिटवीन द एक्सिस रहता है, दैट मीन्स जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स उसके साथ वो ज्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस कर पाता है, जिसके चलते वो ऑर्बिटल्स ऊपर, उसका एनर्जी ज्यादा है, हो जाएगा रिपल्सन ज्यादा होने के चलते, और EG ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या होगा, कम हो जाता है यहाँ पे। इसको नोट डाउन कर लो यहाँ पे जल्दी से। और डेल टी क्या है अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे एक रिलेशन भी निकल के आता है कि डेल टी का रिलेशन जो होता है डेल नॉट के साथ, वो क्या रहता है यहाँ पे, डेल टी इजकल टू 4/9 डेल नॉट।
इस रिलेशन को देख करके तुम लोग बताओ, यहाँ पे ये रिलेशन कैसे आता है मैं बताता हूँ उसको भी। तो इस रिलेशन को देख करके सर बता। हाँ। सर -4/9 आएगा ना? नहीं, -4/9 नहीं आता है, सिंपली 4/9 डेल नॉट। इसका रीजन देखते हैं अभी यहाँ पे, इसमें माइनस नहीं रहेगा इस केस में कुछ। डेल टी इक्वल टू 4/9 डेल नॉट। अब यहाँ पे सोचना था कि इस रिलेशन को देख करके तुम लोग ये बताओगे कि डेल टी और डेल नॉट में ज्यादा कौन है यहाँ पे, किसका वैल्यू ज्यादा है यहाँ पे, सोचो वहां पे। अगर बताना हो कि डेल नॉट और डेल टी दोनों में से डेल ज्यादा, नॉट। सही है बिल्कुल डेल नॉट, क्योंकि ये सिंपल मैथमेटिक्स है, 4/9 है तो फिर इसके बराबर आ रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, डेल नॉट ज्यादा होगा। अब ये जो रिलेशन आता है बेसिकली, ये रिलेशन कैसे आता है यहाँ पे, इस रिलेशन को देखोगे इसमें, तो ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड्स आ रहा था वहां पे, 6। यहाँ पे कितने लिगेंड्स आता है, 4। तो लिगेंड्स का जो यहाँ पे रहेगा तो 4, इसमें 4 और ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड्स, 4/6, दैट मीन्स 2/3। और जो लिगेंड्स का इफेक्ट भी होगा तो वहां पे 6 लिगेंड का इफेक्ट आता था। ये क्या, नंबर ऑफ लिगेंड्स के बेसिस पे 2/3 आ रहा है इस केस में, नंबर ऑफ लिगेंड्स। और वहां पे क्या होता था उस केस में, 6 लिगेंड्स का इफेक्ट आता था, यहाँ पे 4 ही लिगेंड्स का इफेक्ट आएगा। तो लिगेंड्स का इफेक्ट का भी जो रेशियो रहता है वहां पे, वो भी क्या रहता है, 4/6 जो लिगेंड्स का इफेक्ट रहता है, दैट मीन्स 2/3 लिगेंड्स का जो इफेक्ट होगा। तो यही जब 2/3 इन नंबर ऑफ लिगेंड्स इंटू जो लिगेंड्स का इफेक्ट रहता है वो भी क्या है, 2/3। तो 2/3 इंटू, मैं ऊपर ले देता हूँ, 2/3 इंटू 2/3, तो ये क्या हो जाएगा, 4/9। और 4/9 जो आता है ये यहाँ से आ पाता है, 4/9 डेल नॉट। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कैसे आ रहा है तो वो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, कि नंबर ऑफ लिगेंड्स 2/3 आ रहा है यहाँ पे, और जो लिगेंड्स का इफेक्ट्स है वो भी क्या रहेगा, 2/3, इफेक्ट्स ऑफ लिगेंड, वो भी क्या है, 2/3 ही होगा इस केस में यहाँ पे। दैट मीन्स 2/3 इंटू 2/3, दैट मीन्स 4/9 डेल नॉट। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें, अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना हो, जैसे कि ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स में स्टार्ट किए थे D0 से लेकर D10 तक, इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होता था, यहाँ तक नोट, और इसके लिए मैं आगे बताता हूँ कि इसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं आगे इसमें, यहाँ तक नोट कर लिया सब लोग। आगे अब यहाँ पे सोचना ये था इस केस में कि जो इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो वो कैसे फिल करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर भी हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को मैंने पिछले ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स में डिफाइन किया था, तो यहाँ भी सेम, यहाँ पर भी ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होता है CFAC, जो हम लोग कैलकुलेट करते किए थे पिछले ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स के केस में, यहाँ पर भी वो रहेगा। तो रटना कुछ भी नहीं है, पॉइंट में लिखा है, बट याद रखना है कि यहाँ पे बिटवीन द एक्सिस लिगेंड अप्रोच करता है, दैट मीन्स T2 ऑर्बिटल के साथ ज्यादा रिपल्सन होगा, दैट उसका एनर्जी ज्यादा होगा। बाकी तो सब सिमिलर साइज में। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, इसमें एक नोट लिखना था। तो ठीक है, सब लोग नोट डाउन कर लियो यहाँ तक।
नेक्स्ट इसमें यहाँ पे कि इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स in tetrahedral complex all ligands are considered all ligands are considered all ligands are considered to be weaker ligands and therefore electron splitting takes place and therefore electron splitting takes place continuously from Eg2 T2G। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं आता कि पेयरिंग करना या क्या रहेगा यहाँ पे। इसमें जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहता है इस केस में, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं इस केस में वो यहाँ पे, क्योंकि पीछे हम लेते हैं पेज को, तो पहले किस में जाएगा, ईजी में, डेट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा इस केस में। और यहाँ पे केस क्या आ रहा है इस केस में, वीकर लिगेंड्स। हम लोग पेयरिंग कब होता था, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता था। यहाँ पे इस केस में हम लोग सबको क्या कंसिडर करते हैं, वीकर लिगेंड्स। और जब वीकर लिगेंड्स कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे पेयरिंग का कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। यहाँ पे इसमें क्या होगा, कंडीशनली इलेक्ट्रॉन को फिल कर पाएंगे हम लोग। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर ऊपर जाएगा और ऊपर फिल हो जाएगा तो फिर नीचे आएंगे, पेयरिंग कराएंगे यहाँ पे। तो एक्स्ट्रा पेयरिंग यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन ही नहीं आता यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्या होता है इस केस में, वैसे भी डेल्टी क्या होता है, कम होता है डेल्टी यहाँ पे। इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर चला जाता है, यहाँ पे पेयरिंग ना होकर इलेक्ट्रॉन क्या ऊपर चला जाता है। इसमें कोई भी लिगेंड्स हो उससे मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग होगा कंटिन्यूसली फ्रॉम Eg टू T2G। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गया, तीसरा यहाँ पे जाएगा, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे, नॉर्मल सा यहाँ पे। क्लियर है इस पॉइंट से यहाँ पे कि जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा इसमें जो भी लिगेंड्स उसको कैसा कंसीडर करते हैं यहाँ पे, वीकर लिगेंड्स। और जब वीकर लिगेंड्स हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का जो फिलिंग होगा वो कंटिन्यूसली Eg टू T2G। दैट मीन्स पेयरिंग वाला इसमें कोई मतलब यहाँ पे पॉइंट सोचना ही नहीं कि पेयरिंग होगा या क्या होगा। अब इसके लिए भी CFSE का वैल्यू अगर निकालते हैं यहाँ पे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो वो क्या रहेगा इस केस में यहाँ पे, -0.6 NeG del T प्लस 0.4 N T2G del T। और इसमें देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में वो NP लिखते थे, N क्या या XP क्या था, एक्स्ट्रा पेयरिंग। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पेयरिंग हो नहीं रहा, यहाँ पे नॉर्मली सब रहेगा, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं Eg टू T2G। यहाँ पे बस इतना ही रहेगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। अब एक क्वेश्चन भी देखोगे यहाँ पे, एक क्वेश्चन है कि तुम्हें दे दिया गया कि LiCl4 2-, इसका तुम्हें CFEC कैलकुलेट करना है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। कैलकुलेट करके बताओ यहाँ पे क्या होगा NiCl4 2- के लिए। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है इसमें, सर प्रॉपर है। चलो बाकी लोग बताओ, बाकी लोग को प्रॉपर है। सर बीच बीच में कभी कभी होता है। बीच बीच में कभी कभी होता है, तो ठीक है। देखो थोड़ा बहुत अगर इशू आता है तो देख लोगे, बाकी अगर बहुत ज्यादा 1-2 मिनट के लिए ब्रेक हो जाता है तो फिर बताओगे मुझे। चलो ठीक है, बाकी लोग कह रहे थे प्रॉपर है, ठीक है। फिर भी ज्यादा दिक्कत कहीं पे आता है तो बताओगे। चलो इसमें यहाँ पे निकालना है कि ये कॉम्प्लेक्स है NiCl4 2-, इसका मुझे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल के बताना है। यहाँ पे फार्मूला तुम्हारे सामने है, कैसे करोगे इसमें सोचने का तरीका क्या है कि यहाँ पे निकेल आ रहा है, निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है तुम्हारा, +2।
इसका जब कन्फिगरेशन लिखोगे यहाँ पे तो क्या रहेगा, आर्गन 3D8, तो कुछ लोग का आंसर आ भी रहा है, -0.6। देखो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, एक बार क्रॉस चेक कर लो वहां पे। अब देखना 3D8 आ रहा है, तो 3D8 है यहाँ पे। नॉर्मली भी इलेक्ट्रॉन हम लोग फिलअप करते थे वहां पे है। अब देखने की हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग टेट्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो क्या रहेगा sp3। वैसे भी सिंपली अगर मान लो कि मुझे CFT नहीं पता है, मतलब VBT से अगर सोचो यहाँ पे है, उसमें यही तो करते थे हम लोग। यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये Cl WFL कैटेगरी में है, विकफील्ड लिगेंड से, देखने पेयरिंग तो होगा नहीं यहाँ पे है, नॉर्मल वो सोच रहे हैं यहाँ पे है। तो फिर इसका आगे का ही यूज होता है यहाँ पे है, और आगे का ऑर्बिटल जो होगा दैट मीन्स S और 3 p sp3 आ जाएगा, दैट मीन्स टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, इसका जरूरत नहीं था यहाँ पे ड्रॉ करने का इसको। अब सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो 3D8 है यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं जल्दी से बना लेता हूँ, तुम लोग एग्जाम में जब आता है इस तरीके से सोचना है कि अब यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नीचे कौन सा Eg और ऊपर कौन सा चला गया इसमें T2G। अब इलेक्ट्रॉन तो इसमें कैसे फिल होता है, कंटिन्यूसली। तो देखते हैं कुछ लोगों के 0.4 आ रहा है, चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या रहेगा। अब इस केस में क्या होगा, इसमें 3D8 एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, यहाँ पे है, पहले क्या जा रहा है यहाँ पे है Eg में, फिर ऊपर जाता है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें पेयरिंग का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, पहले 2 इसमें चला गया फिर ऊपर चला जाए, क्योंकि डेल टी जो डिफरेंस है वो काफी कम होता है डेल नॉट से। अब 5 चला गया इसमें, 6 7 और ये 8। Eg में कितना इलेक्ट्रॉन 4, और T2G में भी कितना आ रहा है यहाँ पे 4। अब सोच के बताओ कितना आ रहा है, सब लोगों का अलग अलग आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, -0.8। अब देखना सब लोगों का पता नहीं क्यों आ रहा है, कुछ लोगों का 0.6 आ रहा है, 0.4 आ रहा है, जबकि सारा को सामने है। तो मैं यहाँ पे इसे सिर्फ पुट करना है फार्मूले पे, तो इसके लिए फार्मूले पे पुट करो, ये क्या आएगा यहाँ पे -0.6। NEG क्या मैंने बताया हुआ था पिछले क्लास में यार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल। T2G क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल। EG ऑर्बिटल्स में कितना आ रहा है यहाँ पे 4 डेल टी, ये क्या आ जाएगा 0.4। T2G में कितना आ रहा है यहाँ पे है, दैट मीन्स T2G में कितना इलेक्ट्रॉन्स है 4 डेल टी, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा -2.4, और ये पॉइंट, ये 1.6, 2.4 और ये 1.6, ये क्या रहेगा -0.8 डेल नॉट। सही है। अब इसमें बाकी लोगों का कितने का -1.2 आ रहा था, कितने का 0.4 भी आ रहा था। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, यहाँ पे कोई डाउट अगर है अभी भी। इलेक्ट्रॉन का फिलिंग इसमें क्या होता है, कंटिन्यूसली सारा वीकर लिगेंड्स है, दैट मींस पेयरिंग का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगा हुन्स रूल के अकॉर्डिंग, कि पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल्स में जाएगा एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर भी फुल फिल्ड हो जाएगा तो फिर पेयरिंग स्टार्ट होगा, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगा। तो क्लियर, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहां पे सोच सकते हो कि क्या रहेगा वहां पे, अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी आता है CFSE निकालने। ये फार्मूला एक याद रखना यहाँ पे है, एक ही रिलेशन यहाँ पे याद रखना था यार, बाकी ये तो ऑर्बिटल्स कौन सा नीचे रहे कौन सा ऊपर है उसके लिए मैंने डिटेल में बता रखा है यहाँ पे। क्लियर है सबको ये कैसे CFSE कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर दिया रहे उसका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो उसका भी CFSE कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग। नेक्स्ट है इसमें बस इतना ही देखना था, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो भी क्वेश्चन आता है अब सारा सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट्स इन स्क्वायर पेनर कॉम्प्लेक्स, जो कि अपने NCERT में उसका दिया हुआ भी नहीं है स्क्वायर पेनर कॉम्प्लेक्स का, वहां पे ऑक्टाइडल और टेट्राहेड्रल का ही NCERT में क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट दिया हुआ है, बट स्क्वायर पेनर कॉम्प्लेक्स भी
ज्यादा टफ नहीं, लोग देख लेते हैं अपने बुकलेट में, कुछ क्वेश्चन हो सकता है हो थ्योरी में गिवन है वहां पे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। crystal field effects crystal field effects in square planar complexes। अब इसमें बहुत क्लियर है, यहाँ पे है, मैं यहाँ पे डायग्राम का ड्रॉ करता हूँ। इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स होगा, 1 2 3 4 5। अब इसमें भी यहाँ पे क्या होगा, जब स्पेरिकली सिमेट्रिकल लिगेंड्स अप्रोच करेगा तो इसका कुछ एनर्जी ज्यादा होगा इस केस में। यहाँ पे अभी भी ये डीजनरेट है, स्टार्टिंग वाला जो ले रहे हैं ये क्या रहता है, डी ऑर्बिटल्स इन फ्री मेटल आयन, डी ऑर्बिटल्स इन फ्री मेटल आयन। अब जो बाद वाला यहाँ पे है, ये जो डी ऑर्बिटल्स आता है यहाँ पे, स्पेरिकली इन प्रेजेंस ऑफ स्पेरिकली सिमेट्रिकल लिगेंड्स, इन प्रेजेंस ऑफ स्पेरिकली सिमेट्रिकल लिगेंड्स, वहां पर भी डिजेनरेसी लॉस नहीं होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे स्पेरिकली सिमेट्रिकल जब नहीं होगा और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का केस आ रहा है, यहाँ पर भी 4 लिगेंड्स आएगा यहाँ पे। अब इसमें देखना ये जो डी ऑर्बिटल्स है इसका डिजेनरेसी कैसे लॉस होता है यहाँ पे। अब इसमें देखना कि कौन सा सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऊपर है और कौन सा नीचे है, पहले तो ये क्वेश्चन बताओगे। इसमें सोचने का तरीका क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर में जो लिगेंड्स अप्रोच करता है यहाँ पे है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल है L1 L2, जो भी लिगेंड्स आ रहा है यहाँ पे वो एक्सिस के अलोंग करेगा या बिटवीन द एक्सिस, सोच के खुद से बताओ यहाँ पे। along the axis। अलोंग द एक्सिस, क्योंकि इसके बीच का एंगल क्या है, 90 90 और 90, और जो एक्सिस भी होता है XYZ वो भी 90 होता है, तो क्या रहेगा, अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग ही अप्रोच करेगा लिगेंड्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। और एक्सिस के अलोंग अगर अप्रोच कर रहा है दैट मींस एक्सियल ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या होगा, इसमें ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर। एक्सियल ऑर्बिटल्स कौन सा यहाँ पे है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ध्यान से देखोगे इसमें यहाँ पे dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। अब नीचे क्या रह गया इसमें, यहाँ पे 3 रह गया यहाँ पे, dxy dyz और dxz। अब इसमें भी देखना है कि जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स रहता है इसमें क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन dsp2, और dsp2 का ये d कौन सा रहता है यहाँ पे, कुछ याद हो, dsp2 सही है। इस dsp2 में जो da यूज होता है वो कौन सा होता है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखते हैं यहाँ पे, ये चीजें पता होना चाहिए। अब इसमें जो ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है इस केस में, दैट मीन्स इसके जो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा वो सबसे ज्यादा रिपल्सन फील करेगा लिगेंड्स के साथ, क्योंकि dz स्क्वायर ठीक है ये भी क्या है, एक्सियल आ रहा है, बट ये सिर्फ dz स्क्वायर है और इसमें dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी जो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है इस केस में, दैट मीन्स लिगेंड्स अगर अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल को तो इसमें क्या होगा, जो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा उसका सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो d आ रहा है वो क्या है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो इसमें भी जो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर है जो प्लेन में आ रहा है, वो एक्सवाई प्लेन में, वो ज्यादा रिपल्सन फील करेगा लिगेंड्स के साथ। दैट मीन्स अब ये भी 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है यहाँ पे, और ये 2 पार्ट में स्प्लिट होता है,
देखो मैं इसको इरेज कर, तो हेडिंग तो सब लोग लिख ही लिए होगा यहाँ पे। अब क्या होता है, ये भी दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है यहाँ पे। इसमें ऊपर कौन चला जाएगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी में यूज होता है, दैट मीन इसके साथ ज्यादा रिपल्सन फील करेगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ लिगेंड्स जो अप्रोच कर रहा है वहां पे। दैट मीन्स में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल जो है वो ऊपर आ गया। और ये क्या आ गया इसमें, फिर डी जेड स्क्वायर नीचे आ गया यहाँ पे। ये कौन सा ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं हम लोग, डी जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे सोचना कि यहाँ पर भी डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, यहाँ पर जो एक्स वाई प्लेन था, T2 भी क्या था इसमें, पी एक्स पी वाई स्क्वायर प्लेनर है। तो प्लेन वाला कौन सा आ रहा है, एक्स वाई प्लेन में कौन कौन सा ऑर्बिटल था, एक तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वो भी एक्स वाई प्लेन का ऑर्बिटल्स है, और डी एक्स वाई, ये जो डी एक्स वाई है इसका भी रिपल्सन ज्यादा होगा लिगेंड्स के साथ, क्योंकि ये भी एक्स वाई प्लेन में आ रहा है और लिगेंड्स भी एक्स वाई प्लेन में ही अप्रोच करेगा। दैट मीन डी एक्स वाई का भी रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, और इसका जो रिपल्सन होता है इससे भी ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, ये ऊपर आ जाता है इस केस में। ये कौन सा ऑर्बिटल है यहाँ पे है, डी एक्स वाई, और नीचे जो सबसे रह जाएगा यहाँ पे अभी है वो क्या रहेगा तुम्हारा, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ये नीचे कौन सा दो रह गया, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। यहाँ पे समझना था कि सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पे, कि जो एक्सियल ऑर्बिटल्स है उसका एनर्जी ज्यादा रहेगा नॉन एक्सियल वाले से, क्योंकि एक्सिस के अलोंग ही अप्रोच करता है लिगेंड्स, उसके साथ ज्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस होगा। डेट में से ऊपर चला गया। अब इसमें भी इसको दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो आ रहा है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला जो ऑर्बिटल्स है वो ज्यादा रिपल्सन फील करेगा लिगेंड्स के साथ, क्योंकि वो डी आ रहा है वहाँ पे, उसी प्लेन में आ रहा है लिगेंड्स वहाँ पे एक्स वाई प्लेन में, इसका रिपल्सन ज्यादा होगा, वो सबसे ऊपर चला गया और डी जेड स्क्वायर नीचे। अब यहाँ पर तीन में से भी एक एक्स वाई प्लेन वाला है ऑर्बिटल से, डी एक्स वाई, इसका जो रिपल्सन होगा लिगेंड्स के साथ वो ज्यादा हो, तो इसका एनर्जी डी जेड स्क्वायर से भी ऊपर हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से स्प्लिट होता है यहाँ पे। अब जो यहाँ पे ये जो एनर्जी रहा था, एनर्जी गैप, इसको हम लोग डेल नॉट बोल रहे हैं, इस दोनों का बीच का एनर्जी गैप, इस दोनों के बीच का एनर्जी गैप है अगर यहाँ पे डेल टू, और इसके बीच का जो एनर्जी गैप है यहाँ पे है डेल थ्री। और पूरे को क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक लेकर के जो आ रहा है इसमें डेल एस पी, एस पी फॉर स्क्वायर प्लेनर, लेकिन हम लोग डेल ओ लिखते थे, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल, टी फॉर टेट्राहेड्रल और एस पी फॉर स्क्वायर प्लेनर। ये पूरा एस पी आ रहा है यहाँ पे। अब जो एनर्जी का ऑर्डर आता है इस केस में यहाँ पे है, डेल नॉट सबसे ज्यादा रहता है यहाँ पे है, दिखाने में जैसा भी आ रहा, बट याद रखना कि डेल नॉट सबसे ज्यादा, डेल टू और डेल थ्री। अब यहाँ पे जो डेल एस पी है यहाँ पे इस केस में, इसका जो रिलेशन होता है यहाँ पे डेल नॉट के साथ 1.3 डेल नॉट, ये एक्सपेरिमेंटल इसको याद रखना है यहाँ पे। तो डेल एस पी दैट मीन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग एनर्जी जो आ रहा है उसका रिलेशन क्या होगा, 1.3 डेल नॉट। इस रिलेशन से सोच करके बताओ यहाँ पे कि सबसे ज्यादा एस पी ज्यादा है एनर्जी वाइज या डेल नॉट। यहाँ पे एसपी का एनर्जी ज्यादा है, दैट मीन जो स्प्लिट सही है। स्क्वायर प्लेन वाला का ज्यादा सिंपल मैथमेटिक्स है यहाँ पे है कि 1.3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है, दैट मीन्स ये डेल एसपी क्या होगा यहाँ पे ज्यादा होगा। एक ही रिलेशन याद रखना था यहाँ पे है। और ये स्प्लिटिंग, अब इसके लिए कोई अलग से नहीं पूछा जाता है इस केस में यहाँ पे इस सीएफएससी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है। मैंने बताया था कि एनसीईआरटी बुक में है भी नहीं, और ये तुम लोगों में तो नहीं आएगा, जेई में आ भी सकता है बट मेडिकल वाले में नहीं आएगा ये, और जेई में आता भी है उसके लिए मैंने बता रखा है कि एक क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। एक तो डेल एसपी का रिलेशन मैंने बताया डेल नॉट के साथ, और ये डेल वन डेल टू डेल थ्री, डेट मीन्स इसके बीच का जो एनर्जी गैप है, ये ओवरऑल क्या एनर्जी का ही तो ऑर्डर आ रहा है यहाँ पे है।
ये सब यहाँ पे एनर्जी क्या में स्लाइटली ज़्यादा होता है और फिर ये दो पार्ट में स्प्लिट होता है। तो जे वाई अगर आता है इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप से याद रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखना है इसमें भी अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है इस केस में यहाँ पे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है वो भी यहाँ पे देखो। इस केस में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है इस केस में यहाँ पे, तो इसको नोट डाउन भी करो, नेक्स्ट देखते हैं आगे इसको। दैट मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट्स होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है CFT, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्टाहेड्रल के लिए, फिर टेट्राहेड्रल और लेस इंपॉर्टेंट है स्क्वायर पिन कॉम्प्लेक्स में। अब देखो एक क्वेश्चन अगर यहाँ पर हम लोग करें इस केस में, यहीं पे सोच लेते हैं कि NiCN4 2 हो, इसमें निकेल का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग नॉर्मल जैसे निकालते थे वैसे हम पहले निकाल के देखोगे तो वो क्या आ जाएगा तुम्हारा DsP2। वैसे भी सोच सकते हैं कि साइनाइड क्या रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, पेयरिंग होगा यहाँ पे, और जब पेयरिंग होगा तो पहले क्या होगा यहाँ पे, दैट मीन्स पेयरिंग होते एक डी खाली हो जाएगा यहाँ पे। Ni+2 है, 3D8 रहेगा और 3D8 का सारा पेयर हो जाएगा, एक डी ऑर्बिटल खाली रहेगा, दैट मीन्स DsP2 हो जाएगा। और जब पेयरिंग हो रहा है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे यहाँ पे, वो कैसे होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन इस टाइप से जाएगा, इसमें एक गया, एक इसमें जाएगा और फिर इसी में पेयरिंग होगा यहाँ पे। दैट मीन्स इसमें जो 3D8 में जो इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहा है वो कैसे होगा, इसमें DYZ में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, DXZ में 2 इलेक्ट्रॉन गया, ये दोनों फुलफिल्ड हो गया। अब आपको ऑप्शन में बचता है तो वो किस में चला जाएगा यहाँ पे, DZ² में, DZ² में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी पेयरिंग हो जाएगा। उसके बाद फिर DXY में जाएगा, DXY में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 8 हो गया। DX²Y² का एनर्जी बहुत ज्यादा, उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, 0, ये पेयरिंग कर लेता है यहाँ पे। इस टाइप से कॉन्फ़िगरेशन इसका आ पाएगा यहाँ पे। क्लियर है, इस एग्जांपल से यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि 3D8 जो है इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे फिल करेंगे यहाँ पे। एनर्जी गैप जो यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करते हुए जाएगा यहाँ पे, इसमें एक एक करके जाएगा, पेयरिंग कर लेगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे भी जाएगा और फिर ऊपर सबसे लास्ट में यहाँ पे। सो ठीक है, तो ये तो हम देख रहे थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब इसका एप्लीकेशन कुछ रहता है यहाँ पे, एप्लीकेशन देखना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एप्लीकेशन। नेक्स्ट है इसमें अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग, आगे बढ़े हम लोग। हाँ सर। चलो ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे कि स्प्लिटिंग कैसे करती है, पता होना चाहिए क्लियरली यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक है CFT का ही पार्ट है, बट नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर। Important factors which determine the magnitude of del, which determine the magnitude of del। मैं यहाँ पे सिर्फ del लिख रहा हूँ इस केस में। दैट मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो आ रहा है, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आ रहा जो भी आ रहा है वहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ del लिखने का मतलब क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी में सिंपली बोलते हैं इसको यहाँ पे। तो किन किन फैक्टर से अफेक्ट हो पाता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर हुई डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल नॉट आर। पहला फैक्टर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नेचर ऑफ लिगेंड्स। नेचर ऑफ लिगेंड्स
ध्यान से देखना यहाँ पे नेचर ऑफ लिगेंड से कैसे यहाँ पर आता है। तो जो भी अगर SFL होगा, हम लोग पहले भी लिखे हुए हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, SFL के केस में जो डेल का वैल्यू होता है या डेल नॉट ज्यादातर पूछा जाता है ऑक्टल कॉम्प्लेक्स में, जो डेल का वैल्यू होगा वो क्या रहेगा, हाई होगा। और वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में जो वैल्यू रहता है यहाँ पे डेल का, वो क्या रहता है इस केस में, कम होगा यहाँ पे। अब एक एग्जांपल मैं बताता हूँ और भी क्लियर होगा यहाँ पे इस पॉइंट का मीनिंग क्या यहाँ पे है। कि मान लो कहीं पे CONH3 6 3+, तो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था मैंने BBT में लिख लिया था, मैंने उसको दोबारा नहीं लिखा यहाँ पे। तो जो सीरीज आता था यहीं से पता चलता है लिगेंड्स के बेसिस पे कि कहाँ पे पेयरिंग हो रहा है कहाँ पे नहीं होता है। तो वीक फील्ड लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो आता है वो CFT से पता चल पाता है। CONH3 6 3+, COCN6 3- और आ रहा है यहाँ पे COH2O 6 3+। ये JEE मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन यहाँ पे ये है, इसमें डेल नॉट का ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ डेल नॉट। ऑर्डर ऑफ डेल नॉट सोच के देखो यहाँ पे। बताओ, सब लोग बता सकते हो इसमें डेल नॉट का ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ पे। सोचने का तरीका क्या है यहाँ पे है, हम लोगों को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है, ऑर्डर भी मैंने याद रखने को बताया था, तो ये ऑर्डर याद रखना है। यहाँ पे सिंपल सा ऑर्डर था कि यहाँ पे साइनाइड आ रहा है और यहाँ पे फिर NH3 आ रहा है। तो यहाँ पे जो साइनाइड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड से कैटेगरी में रहता है। तो ये सब लोगों का आंसर इसमें 213। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन सा यहाँ पे, CN। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सबका, कोबाल्ट का। तो हर एक कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्या रहेगा, वहां पे +3 है। तो यहाँ पे हम लोग नेचर ऑफ लिगेंड्स के बेसिस पे देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन सा है। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है वो सेकंड है यहाँ पे, तो उसका डेल नॉट सबसे ज्यादा, ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा, देन फर्स्ट और थर्ड सबसे लास्ट में। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इसी में ऑर्डर दे देगा इस टाइप से, तो सोच सकते हो वहां पे क्या रहेगा। तो सेकंड का सबसे ज्यादा, सेकंड 1 थर्ड। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो, किसके लिए डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा है यहाँ पे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स है, दैट मींस वो लिखा जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, तो नेचर ऑफ लिगेंड्स के बेसिस पे लोग डेल नॉट को कैसे यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो SFL है उसके लिए डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा, जो WFL है वो डेल नॉट का वैल्यू कम। सेकंड पॉइंट है इसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। और देखोगे MR का पेपर भी है संडे को, इसका क्वेश्चन रहेगा, लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है इसका, तो क्वेश्चन रहेगा और ये कंप्लीट भी हो जाएगा। सैटरडे अभी 3 लेक्चर और भी है, इसके बाद ये कंप्लीट भी हो जाएगा पूरा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। अब यहाँ पे देखना था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिपेंड करता है। इसमें सिंपल सा पॉइंट उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जनरली द हायर आयनिक चार्ज, the higher ionic charge on the central metal generally the higher ionic charge on the central metal greater the value of del, greater the value of del। ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स हो तो डेल नॉट डेल टी जो भी रहेगा यहाँ पे। इसका भी एक एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करो यहाँ पे। FeCN6 -4O और एक आ रहा है यहाँ पे FeCN6 -3। यहाँ पे जो लिगेंड्स है वो सेम ही आ रहा है, यहाँ भी साइनाइड यहाँ भी साइनाइड।
अब इस दोनों कॉम्प्लेक्स में पता करना है कि डेल नॉट का वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगा यहाँ पे, तो सोच के देखो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो दोनों का। यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा फर्स्ट वाले में? +2 सही है, +2, और बाद वाले में क्या आ जाता है? +3। +3 यहाँ पे जिसमें ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा यहाँ पे है, देखना यहाँ पे इसका क्या था, +2 और इसका +3। तो हाइयर आयनिक चार्ज, तो सेंट्रल मेटल का आयनिक चार्ज इतना ज्यादा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट वही तो चार्ज है, तो आयनिक चार्ज इसमें Fe+3 में ज्यादा है। दैट मीन्स इसका जो डेल नॉट का वैल्यू होगा सेकेंड का वो ज्यादा हो जाए, क्योंकि ये +3 चार्ज आ रहा है, इसमें +2 ही है। तो अगर लिगेंड सेम है तो सेंट्रल मेटल पे कितना ज्यादा चार्ज है वो देखना है। जितना ज्यादा चार्ज होगा सेंट्रल मेटल पे, उसका डेल नॉट का वैल्यू उतना ही ज्यादा रहेगा वहां पे। क्लियर है यहाँ पे? तो पहला फैक्टर लिगेंड्स का नेचर देखना है। लिगेंड सेम होगा तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल वो क्लियर हो गया यहाँ पे है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ज्योमेट्री। सर नोट डाउन कर लिया यहाँ पे, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। FeCN6 चार्ज -4 -3 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था, फिर अपने आप वो डेल नॉट का वैल्यू पता चल जाएगा। नेक्स्ट है इसमें ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के बेसिस पे अभी मैंने देखा था यहाँ पे ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो सबसे ज्यादा किसके लिए आ रहा था डेल, जो वैल्यू आ रहा था वो सबसे ज्यादा स्क्वायर प्लेनर के केस में, फिर ऑक्टाहेड्रल के केस में, और सबसे लास्ट में टेट्राहेड्रल। ये तो मैंने अभी देखा भी था यहाँ पे, और सबके बीच में रिलेशन भी पता है मुझे कि डेल SP का रिलेशन क्या था यहाँ पे, 1.3 डेल नॉट मैंने लिखा था अभी, और डेल T का रिलेशन टेट्राहेड्रल वाले का क्या रहेगा, 4/9 डेल नॉट। इसी रिलेशन से मैंने ये ऑर्डर निकाला यहाँ पे। तो ज्योमेट्री अगर डिफर करे कॉम्प्लेक्स का, तो इस टाइप से हम लोग डेल नॉट का वैल्यू पता कर सकते हैं यहाँ पे। एक लास्ट पॉइंट है इसमें, नेचर ऑफ मेटल आयन। नेचर ऑफ मेटल आयन, नेचर ऑफ मेटल आयन यहाँ पे। अब यहाँ पे जनरल ट्रेंड ये होता है डेल नॉट का वैल्यू का, कि जो सेंट्रल मेटल है अगर 3D का है तो उसके लिए डेल डेल नॉट क्या, सिंपली डेल लिखो यहाँ पे। इसमें जो ऑर्डर आता है जनरली वो क्या रहता है, 3D का सबसे कम रहता है, 3D सेंट्रल मेटल है, फिर 4D सेंट्रल मेटल है, और 5D सेंट्रल मेटल है, तो वो सबसे ज्यादा रहता है वहां पर। 3D 4D 5D, कोई सेंट्रल मेटल 3D का हो, फिर 4D आ रहा है यहाँ पे, 5D का आ रहा है यहाँ पे, देखो उसका जो कन्फिग्रेशन आ रहा है उसके लास्ट में क्या हो, 3D 4D 5D। सबसे ज्यादा एनर्जी किसके लिए रहेगा, 5D 4D और 3D के लिए रहेगा यहाँ पे। क्लियर इस टाइप से यहाँ पे है। तो मेटल जो रहेगा उसके बेसिस पे इस टाइप से डिसाइड कर पाएंगे यहाँ पे। मेनली ये तो स्टार्टिंग का जो 2 पॉइंट था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो क्वेश्चन रहा था यहाँ से ज्यादा रहेगा फर्स्ट दो फैक्टर से, इसको याद रखना था यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहा था इसमें, इसी का एप्लीकेशन रहता है CFT का ही, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये 3D 4D 5D होने का मतलब समझना है यहाँ पे कि 5D अगर कोई सेंट्रल मेटल उसका कन्फर्म 5D आ रहा है तो उसका सबसे ज्यादा। नेक्स्ट टॉपिक है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बिल्कुल आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन। यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इस केस में, जो पीछे था
जैसे कि इस केस में लिखोगे यहाँ पे कोबाल्ट का लिखते हो तो वो क्या आता है, लास्ट में 3D आता है। कोबाल्ट का +3 जो भी लिखते हो 3D कन्फिगरेशन लास्ट में। तो रोडियम का लिखोगे, रोडियम में क्या आएगा तुम्हारा RD। फिर प्लेटिनम में चले जाओगे तो प्लेटिनम में क्या आ जाएगा तुम्हारा 5D। इस टाइप से यहाँ पे है। क्लियर है? यहाँ पे है 3D 4D 5D लिखने का मतलब कि कोबाल्ट का अगर आप लास्ट में 3D, रोडियम का लिखोगे तो लास्ट में 4D, और फिर प्लेटिनम में चले जाओगे वो 5D। तो ठीक है, आगे देखते हैं वो यहाँ पे फिर कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब यहाँ पे देखना है कि नेचर ऑफ लिगेंड से नेचर ऑफ, अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे अगर सब कुछ सेम आ रहा है इस केस में, यहाँ पे जो पॉइंट लिखे हैं उस केस में कि 3D 4D 5D, जनरली जब कंपेरिजन करने देगा तो सिर्फ सेंट्रल मेटल को चेंज करेगा, लिगेंड्स को यहाँ पे सेम रखेगा वो। और लिगेंड्स को सेम रखता है तो सिंपली सेंट्रल मेटल का चार्ज वगैरह भी सेम है, तो सब कुछ सेम है, चार्ज भी सेम है, लिगेंड्स भी सेम है सेंट्रल मेटल का। तो फिर कैसे देखना है 3D 4D 5D। दैट मीन्स 3D सीरीज का देखो वहां पे है, फिर 4D सीरीज का देखो, 5D सीरीज का जो एलिमेंट्स है वो देखना है सिंपली वहां पे। कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए यहाँ पे। 3D सीरीज, फिर 4D सीरीज, फिर 5D सीरीज। देखिए स्कैंडियम से लेकर के तुम्हारा जिंक तक 3D सीरीज में आ गया, तो उसके नीचे जो सीरीज है डी सीरीज का, डी ब्लॉक का 4D, फिर 5D। तो 5D वाले सेंट्रल मेटल के लिए सबसे ज्यादा, फिर 4D, फिर 3D। तो क्लियर है यहाँ पे? अब नेक्स्ट है इसमें कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब यहाँ पे देखना है कि कोई भी अगर कंपाउंड कलर शो करता है तो उसका रीजन क्या क्या रहेगा। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लिखोगे पहले, कंपाउंड शो कलर ड्यू टू compounds show color due to compounds show color due to फर्स्ट रीजन रहता है इसमें डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सेकंड रीजन रहता है इसमें चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर। अब यहाँ पे देखना है कि D1 से लेकर D9 तक यहाँ पे देखना है। यहाँ पे हम तो सबसे पहले लोग एक एक करके देखते हैं डी ट्रांजिशन क्या रहता है यहाँ पर। तो कोई भी कंपाउंड अगर कलर शो का उसका मेनली दो रीजन रहेगा, डी ट्रांजिशन या फिर चार्ज ट्रांसफर। बट जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो रीजन रहता है वो क्या रहेगा यहाँ पे, डी ट्रांजिशन। तो सबसे पहले डी ट्रांजिशन को समझते हैं यहाँ पे। डी ट्रांजिशन। अब जनरल है कि जो डी ट्रांजिशन होता है दैट मींस वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वहां पे। जनरली इस केस में क्या रहता है, पॉइंट और भी लिख लो यहाँ पे कि पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, समझते हैं इस पॉइंट को हम लोग। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड शो कलर थ्रू डी ट्रांजिशन, कलर थ्रू डी ट्रांजिशन। आपको पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है तो वो क्या होगा, कलर शो करेगा, रीजन क्या होगा, डी ट्रांजिशन। और पैरामैग्नेटिक होने का मतलब क्या, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है दैट मींस वो क्या होगा जनरली वहां पे D1 से लेकर के D9 तक जो रहता है वो क्या होगा वहां पे कलर शो कर पाता है। और D0 या D10 है वहां पे वो क्या कम्प्लीटली फुल फील्ड है,
तो वो जनरली क्या रहेगा, कलरलेस, जनरली कलरलेस। अब यहाँ पे डीडी ट्रांजिशन को देखना कि ये होता है एक्चुअल में क्या यहाँ पे, इसको समझोगे। और कलरलेस कौन कौन सा कंपाउंड है तो आगे हम लोग लिखेंगे भी। इस पेज पे मैं आता हूँ अभी, यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया, इस पेज पे मैं आ रहा हूँ अभी। नेक्स्ट यहाँ पे डीडी ट्रांजिशन को समझते हैं। इसमें क्या है, इस केस में अभी मैंने देखा था कोई भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आ रहा था तो वो दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में ब्रेक होता था, T2G और EG। मैं यहाँ पे ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स की बात अगर मान लो यहाँ पे, तो मान लो कि यहाँ पे कोई ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स में नीचे क्या रहेगा, T2G, और ऊपर क्या रहता था, EG। ये क्या था इसमें, EG और ये T2G। और मान लो कि इसमें ये कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन है, D1 है तो एक इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, ये जो भी रहेगा अगर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। इसमें क्या होता है यहाँ पे, डीडी ट्रांजिशन। तो ये भी डीडी ट्रांजिशन का मतलब क्या था कि ये भी डी ऑर्बिटल्स है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये भी dz, ये dz स्क्वायर और नीचे dxy dyz dxz। एक डी ऑर्बिटल से जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अब देखना यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस केस में, इसको अगर किसी फॉर्म में अगर एनर्जी मिल रहा है यहाँ पे, इसमें क्या होता है यहाँ पे, कोई भी जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है T2G का, इसमें अगर लाइट के फॉर्म में एनर्जी आता है यहाँ पे है, तो जैसे यहाँ पे एनर्जी आता है ये क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा ये जो ऑर्बिटल्स है, और जैसे इसको एब्जॉर्ब करता है, डेट में जैसे एनर्जी आता है, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे लाइट के फॉर्म में आता है एनर्जी, तो लाइट के फॉर्म में जैसे यहाँ पे आता है एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, और जैसे एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी, एक्साइटेड एनर्जी बेसिकली मिल जाता है, उसी एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया यहाँ पे। ये क्या हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया एक्साइट होकर के, यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया वहां पे है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके ऊपर गया वहां पे है, एक्साइट करके ऊपर गया, दैट मीन्स यहाँ पे एनर्जी को ये एब्जॉर्ब किया है, एनर्जी को क्या कर रहा है यहाँ पे, एब्जॉर्ब कर रहा है। अब यही जो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया है, ऊपर तो ये क्या होगा, अनस्टेबल है, एक्साइट होकर के जा रहा है ऊपर, वो हमेशा नहीं रहेगा वहां पे, वो क्या रहेगा, अनस्टेबल है ऊपर, वो लो एनर्जी में आना चाहेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। जैसे ही ऊपर जाता है, फिर वहां से एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करके नीचे आता है यहाँ पे। ये क्या होगा यहाँ पे, और क्लियरली देखोगे, एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब करके ऊपर जा रहा था इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के, क्या बोलो, एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा था, और यही एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करके, लिख देता हूँ यहाँ पे, एनर्जी इमिट करके क्या होगा, नीचे आएगा यहाँ पे। अब देखना यहाँ पे कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है इस केस में यहाँ पे, ये एनर्जी जो आ रहा है यहाँ पे, T2G से जो एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने में जो एनर्जी लग रहा है वहां पे, तो क्या बोला हम लोग, एक्साइटेशन एनर्जी बोल सकते हैं, या एनर्जी एब्जॉर्ब बोल सकते हैं, यहाँ पे है सिंपल एनर्जी एक्साइट बोल सकते हैं, यहाँ पे है एक्साइटेशन एनर्जी। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा यहाँ पे है, तो जितना ये गैप होगा, दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल, या ऑक्टल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो लिख सकते हैं यहाँ पे, एनर्जी जो एब्जॉर्ब है, तो जितना ज्यादा ये गैप होगा उतना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तभी वो एक्साइट हो पाएगा, ऊपर जा पाएगा वहां पे। तो ये जो एनर्जी आ रहा है वही एब्जॉर्ब एनर्जी आ रहा है यहाँ पे। अब ई इसका फार्मूला पड़े हो गए, Hc/λ। तो लेमडा जो आ रहा है यहाँ पे है, ये लेमडा भी क्या आ रहा है यहाँ पे है, एब्जॉर्ब, लेमडा एब्जॉर्ब। समझना इसको यहाँ पे थोड़ा। तो अब जो सिंपल सा यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब किया, जैसे यहाँ पे लाइट, किसी भी वेवलेंथ का लाइट यहाँ पे आता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये, और इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया ऊपर वाले में। और जैसे एनर्जी इमिट करता है, क्यों एनर्जी इमिट करेगा फिर वहां पे है, क्योंकि फिर उस केस में क्या होगा, वहां पे लोअर एनर्जी में आना चाहेगा स्टेबिलिटी गेन करने इलेक्ट्रॉन, तो जैसे नीचे आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे दो चीजें होता है कि जो यहाँ पे लेमडा एब्जॉर्ब होता है, एनर्जी जा रहा है यहाँ पे,
तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ से डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करता है यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ पे, वीव जियो ऐसा कुछ पड़े हो गए। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका रहेगा यहाँ पे, रेड का। वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा, रेड का यहाँ पे। अब देखना यहाँ पे ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पे इस टाइप का एक डायग्राम अगर ड्रॉ करूं, अब यहाँ पे देखना है कि कुछ यहाँ पे अगर इस टाइप से आ रहा हो, VIDYOR, इसको बोलते हैं बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री सर्कल। अब इसका मीनिंग देखना यहाँ पे क्या रहेगा। अब मान लो कि सबसे रेड है यहाँ पे है, इसका वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा। अब अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका है यहाँ पे, आर का। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का कोई लाइट यहाँ पे आया, और जैसे लाइट आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट एब्जॉर्ब करेगा, इस केस में यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इसको। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ रहा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अगर आ रहा है इस केस में यहाँ पे, ये रिलेशन अगर याद रखोगे यहाँ पे देखना है कि जो डेल नॉट या फिर ये ई लिखो, दोनों सेम है यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डेल नॉट आ रहा है यहाँ पे है, तो जो लेमडा एब्जॉर्ब करेगा इस केस में यहाँ पे है, मान लो कि यहाँ पे क्या रहेगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ रहा है रेड का, वो एब्जॉर्ब किया यहाँ पे है और ये ऊपर चला गया। तो जो कॉम्प्लेक्स अगर रेड को एब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ पे है, रेड को एब्जॉर्ब कर ऊपर गया, तो जब इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, जो एनर्जी इमिट होगा, तो वो जो कलर यहाँ पे शो करेगा, जो एब्जॉर्ब वाला कलर है वो नहीं, जो कलर ये इमिट कर रहा है यहाँ पे, वो कलर अपने को दिखेगा कॉम्प्लेक्स का, और वही कलर को बताना रहेगा वहां पे। तो अगर रेड कलर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ पे है, तो ये जो इमिट करेगा यहाँ पे, किस कलर, कौन सा कलर शो करेगा, किसके जो सामने वाला यहाँ पे है। तो रेड के सामने वाला कौन सा आ रहा है यहाँ पे है, जी, दैट मीन्स ग्रीन। ये ग्रीन अपने को दिखेगा यहाँ पे। अब मान लो यहाँ पे है कि कोई भी यहाँ पे येलो है, येलो लाइट को एब्जॉर्ब किया यहाँ पे है, और येलो लाइट का विजिबल रीजन में अगर आ रहा है यहाँ पे, येलो लाइट को एब्जॉर्ब किया, ये जैसे फिर ऊपर जाएगा, तो येलो लाइट को अगर एब्जॉर्ब कर रहा है इस केस में, तो अपने को दिखेगा क्या यहाँ पे, वायलेट या इंडिगो या पर्पल भी इसी कैटेगरी में आ जाता है यहाँ पे। अलग से लिखो यहाँ पे, वायलेट, इंडिगो या पर्पल। तो येलो लाइट को अगर एब्जॉर्ब किया कोई कॉम्प्लेक्स, तो फाइनली जो मुझे जो दिखेगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या रहेगा यहाँ पे, येलो का, वायलेट या इंडिगो इस टाइप से कुछ ऑप्शन में रहेगा, या पर्पल। अगर ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है कोई कॉम्प्लेक्स, उसका जो लाइट अपने को दिखेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। इसका क्या हो यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर अपने को दिखेगा इस केस में यहाँ पे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसमें कहीं से कंफ्यूजन का कोई क्वेश्चन नहीं है। डीडी ट्रांजिशन क्या रहता है, तो डीडी ट्रांजिशन का सिंपल सा मतलब है, कोई भी कॉम्प्लेक्स लाइट जब यहाँ पे आता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इसका एक इलेक्ट्रॉन, जो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर चला जाएगा। और कौन लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करे तो वेवलेंथ का ये पता है, और ये रिलेशन पता है यहाँ पे। वेवलेंथ अगर रेड वेवलेंथ का अगर लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये जो रेड वेवलेंथ होगा वहां पे, दैट मीन्स रेड कलर जो होगा यहाँ पे, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, वो कलर ना दिखाई दे करके कॉम्प्लेक्स का जो कलर होगा, जो एनर्जी इमिट करने के बाद, वो क्या रहेगा यहाँ पे, है ग्रीन। ये कॉम्प्लीमेंट्री सर्कल बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर यहाँ पे है। अब कैसे पता चलेगा कि सर किसके लिए लेमडा ज्यादा है, किसके लिए कम है। तो कॉम्प्लेक्स अगर मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हें CO NH3, और यहाँ पे 3+ है, और एक कॉम्प्लेक्स जो मैंने पीछे लिखा हुआ था H2O 3+। इस दोनों में से डेल का वैल्यू किसका ज्यादा रहेगा, डेल नॉट का, 1 और 2 में फर्स्ट। फर्स्ट का ज्यादा है। अब देखना है कि फर्स्ट के लिए डेल का वैल्यू ज्यादा है, तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा फर्स्ट के लिए, कम। कम होगा। यहाँ पे लेमडा का वैल्यू कम होगा इस केस में।
और लेमडा का वैल्यू कम है इस केस में, दैट मीन्स कोई इधर का यहाँ पे कलर आ रहा होगा इस केस में जो एब्जॉर्ब करेगा यहाँ पे है, और इधर का कोई कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, इसके सामने वाला जो रहेगा यहाँ पे वो कलर मुझे फाइनली उस कॉम्प्लेक्स का दिखेगा वहां पे। और वाटर का क्या, ये विकलिगेंट्स आ रहा है, इसका एनर्जी कम है, एनर्जी कम है दैट मीन्स लेमडा का वैल्यू क्या होगा इसके लिए ज्यादा होगा, लेमडा का वैल्यू ज्यादा है दैट मीन्स इधर का कोई कलर होगा यहाँ पे है, बाकी वो ऑप्शन हम लोग गेस कर पाएंगे कि क्या रहेगा। और इधर का कोई कलर एब्जॉर्ब कलर आ रहा है यहाँ पे है, तो दैट मीन्स कम्प्लीमेंट्री कलर जो मुझे दिखेगा सेकंड वाले के लिए इधर का कोई रहेगा वहां पे, तो जैसा ऑप्शन में रहेगा तो वहां पे हम लोग चेक कर पाएंगे क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ पे है, तो ये कम्प्लीमेंट्री कलर आता है, इस तरीके से हम इसको सोचते हैं यहाँ पे कि जो भी एब्जॉर्ब करता है तो वो जो कलर आता है वो अपने को कलर नहीं दिखेगा, जो वहां पे एनर्जी इमिट करता है और उसमें जो कलर आता है वहां पे जो कलर दिखेगा, जो विजुअल रीजन में अगर आ रहा है वहां पे जो वेवलेंथ आ रहा है 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में अगर आ रहा है वहां पे वेवलेंथ, उसमें जो विजुअल रीजन में आता है तो वो जो कलर वहां पे शो करता है इमिट के दौरान वो मुझे देखना है। वो कैसे देखना है, कम्प्लीमेंट्री सर्कल से। चलो इसको नोट करो यहाँ पे, एक इसमें नोट जो करोगे एक इसको नोट कर लोगे यहाँ पे, एक ये रिलेशन याद रखना यहाँ पे है, और एक ये ऑर्डर तो पता है पहले से वेवलेंथ का ऑर्डर क्या रहता है यहाँ पे, सबसे ज्यादा किसके लिए रहेगा यहाँ पे, रेड के लिए। और ये जो लेमडा आता है वो एब्जॉर्ब के लिए आता है यहाँ पे, जो एब्जॉर्ब किया यहाँ पे एनर्जी या वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो दैट मीन्स यहाँ से जो रहा था एब्जॉर्ब वाला जो एनर्जी इमिट करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आएगा वो। ये क्या था यहाँ पे, डीडी ट्रांजिशन। इसका जो सेकंड पार्ट था यहाँ पे, तो ये जो रहा था वो कब होगा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, जनरली D1 से लेकर के D9 तक जो रहा था वो डीडी ट्रांजिशन के कारण रहा था यहाँ पे है। और अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसमें जो रीजन रहेगा वो क्या रहेगा, चार्ज ट्रांसफर। चलो नेक्स्ट क्लास में इसका एग्जांपल भी, एक क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा यहाँ पे, एक अच्छा सा क्वेश्चन आता है जो कि और भी क्लियर होगा यहाँ पे। और चार्ज ट्रांसफर को पाने के बाद वो मेनली आइसोमेरिज्म पे आ जाएंगे, और बाकी एक दो पॉइंट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रहता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में कल ही लेक्चर है, तो उसमें हम इसका कुछ क्वेश्चन करने के बाद कलर इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड का कुछ क्वेश्चन करेंगे, और चार्ज ट्रांसफर समझने के बाद हम लोग आइसोमेरिज्म पे आ पाएंगे, जो कि लास्ट पार्ट भी बोल सकते हैं आइसोमेरिज्म, और उसके बाद फिर मेटल कार्बन आता है वहां पर। अब इसका क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हो, सेक्शन वाइज उसमें लिखा गया, अगर मॉडल तुम्हारे पास है तो सेक्शन वाइज, या रेजो सर से कर रहे हो तो सेक्शन वाइज जो जो सेक्शन हो गया उसका क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो फिर अचानक से बहुत सारा लोड आ जाएगा। तभी एक्सरसाइज करते रहो, कल के बाद कल परसों में 2 लेक्चर में पूरा फिनिश हो जाएगा ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो सैटरडे वाला लेक्चर हम लोग डिस्कशन के लिए रख पाएंगे कंबाइंड, बट मैं इसको सेपरेट करके डिस्कस कर दूंगा वहां पे सैटरडे को। चलो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, और इसका एग्जांपल मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा कलर वाला।